देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आधुनिक समकालीन भारतीय चित्रकार, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। यहाँ से आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन निश्चित रूप में पूछे जाएंगे। जो आर्टिस्ट के बारे में हम जो बात करें वो नंदलाल बोस है, अत्यंत महत्वपूर्ण। ये लेके चलिए कि हम यहाँ से नंदलाल बोस के संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन अवश्य बनेंगे। तो जब यहाँ से क्वेश्चन बनने की जब बात कर रहा हूँ तो ये लेके चलिए कि यह श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण ये रहने वाली है। देखिए, जब हम नंदलाल बोस जी के बारे में बात करते हैं, मैंने कि बताया था कि आपके इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था आपकी 3 दिसंबर 1882 को कहा हुआ था। आपके तारापुर जो था मुंगेर जिला आपका बिहार के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात करते हैं तो इनका जो मृत्यु हुई थी 16 अप्रैल 1966 को कोलकाता पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई। अगर हम ये समझते हैं कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये एक आर्टिस्ट थे और इनके कुछ महत्वपूर्ण जो पेंटिंग्स हैं, अगर उन पेंटिंग्स की बात अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके डांडी मार्च आ जाता है, साथ ही आपके संथाल कन्या आ जाती है और सती का देख, या कहीं पे आप अगर देखोगे जो शिव जी हैं, शिव जी के परिवार के या शिव जी का विस्मान करते हुए चित्र इनके द्वारा बनाया गया। हमने आपसे ये कहा था कि जो नंदलाल बोस हैं वो एक क्या है, विश्व प्रसिद्ध है या कहें एक बहुत ग्रेट ये आर्टिस्ट है और इन्हें आधुनिक भारतीय चित्रकार के जो आरंभिक दौर था उस कैटेगरी में इनको रखा जाता है कि जिसमें भारत में जब आधुनिक कला का जब विस्तार हो रहा था उसमें इन्होंने अपनी एक अहम भूमिका या कहें उस कड़ी के ये स्तंभ, ये मील के स्तंभ ये बने थे। क्योंकि मैंने पहले बता दिया, फिर दोबारा मैं दोहरा देता हूँ, जिस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा भारतीय कला को जिस प्रकार से हास्य की दृष्टि में धकेल दिया था, तो कहीं ना कहीं जो भारत की जैसे अरविंद नाथ हो गया, यामिनी रॉय हो गया, अमृता शेर गुरु की, अरविंद नाथ टैगोर हो गया, या योगेंद्र नाथ हो गया, या अमृता, या फिर नंदलाल बोस जिसकी हम चर्चा करें, तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय चित्रकला को एक नया रूप दिया, जिसमें आपके अगर हम बात करें जिसमें आपका क्या मुगल और यूनानी शैली का कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही आपके जो सारथी रूप में जो प्रभाव देखने को मिलता है वो आपके यूरोपीय शैली का देखने को मिलता है। क्योंकि जब 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज लोग भारत आए, जब भारत की आड़ देखी, तो इनके साथ 50 से ज़्यादा चित्रकार क्या आए थे, भारत आए थे। तो जब ये 50 से जो चित्रकार भारत आए थे वो बहुत ही अपनी अलग अलग विधाओं में ये निपुण थे। चाहे हम वाटर कलर की बात करें, तैयार कलर के टेम्परा, अलग अलग माध्यम में ये क्या थे, बहुत ज़्यादा निपुण थे। कहीं ना कहीं कलाओं के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा उन्नत ये थे। तो जब ये भारत आए, तो भारत जब ये आए थे तो उस समय जो भारतीय चित्रकारों ने भी इनके साथ रहकर बहुत ढेर सारी चीज़ें सीखी, और जो ब्रिटिश जो आए थे चित्रकार, उन्होंने भी भारतीय चित्रकला के अंतर्गत भारतीय तत्वों को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करा, भारतीय जनजीवन पर आधारित या कहें भारतीय प्रकृति सौंदर्य की, नवसंगीत सौंदर्य की बात करें, ग्रामीण दृश्यों की बात करें, यहाँ का खान पान, यहाँ का पहनावा, यहाँ के दृश्यों का बहुत ज़्यादा लुप्त इनके द्वारा अपनी पेंटिंगों के माध्यम से उठाया गया। यहाँ पर इनके द्वारा चित्रांकन किया गया। चित्रांकन करने के बाद इनके द्वारा उसको अगर मैं बात करूँ, ये इंग्लैंड ले गए। तो जब इंग्लैंड ले गए तो यहाँ पर जो भारतीय चित्रकार रहे थे उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं विदेशी तत्वों को कहीं ना कहीं ग्रहण किया गया। उसी कड़ी में जब हम बात करते हैं कि बंगाल शैली का जब पुनरुत्थान हुआ, तो उसमें भारतीय चित्रकार के आधुनिक रूप में जो जिन्होंने अपना योगदान दिया या अपना अग्रणी योगदान दिया, जो कहीं कला के प्रति हमेशा उनके जीवन समर्पण रहा, नंदलाल बोस हो गया। जो नंदलाल बोस थे वो जो अवनी बाबू कह सकते हैं, अविंद्र नाथ टैगोर के क्या थे, ये बहुत प्रसिद्ध एक है, उनके प्रिय शिष्यों के रूप में इनको जाना जाता है। और इनकी जो चित्रकारी थी, अगर मैं बात करूं, जो नंदलाल बोस की जो चित्रकारी थी वो भारतीय शैली पर बेसिकली वो आधारित थी, भारतीय शैली पर जानी जाती थी। कभी क्वेश्चन बनता है कि भारतीय शैली के लिए कौन से चित्रकार विश्वविख्यात है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नंदलाल बोस हैं। और वो इसके लिए जाने जाते हैं, भारतीय शैली के रूप में जाने जाता है। 1922 में उन्होंने क्या करा, जो शांति निकेतन स्थित जो कला भवन है वहाँ के लिए इनको प्रमुख के रूप में चुना गया। और उनके कला पर अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं टैगोर, जो टैगोर परिवार हो गया, उनकी चित्रकला का कहीं ना कहीं हमें समन्वय देखने को मिलता है। या कहीं फिर जो अजंता के जो भित्ति चित्र थे उनका भी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो रेखाएं हैं, जो वहाँ का चित्रांकन है, या वहाँ के जो आर्ट है, जो उनकी कलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं वो अजंता से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे।
तो अजंता के जो भित्ति चित्र थे उनसे भी ये बहुत इनका लगाव रहा, और उनके जो उत्कृष्ट कला में उनको शामिल किया, जो इनके जीवन में जो बेहतरीन चित्र बने, तो कहीं ना कहीं वो अजंता को मद्देनजर रखते हुए भी उन्होंने बनाए। मैंने आपसे कहा कि ग्रामीण जीवन की हो गए, महिलाओं पर हो गए, पौराणिक कथाओं से संबंधित चित्र इनके द्वारा बनाए गए, और कई ऐसे कला समीक्षक रहे, उनके चित्रों को कहीं ना कहीं भारत में सबसे महत्वपूर्ण या आधुनिक चित्र भी माना करते थे। बात है सन 1976 की, तो भारत में पुरातत्व संग्रह की अगर बात करें, या कहें फिर जो भारतीय सरकार, जो भारत की में उस समय सरकार थी, भारत सरकार ने संस्कृत विभाग ने उन्हें, अगर मैं कहूँ, काम के जो कलात्मक सौंदर्य का महत्व देखते हुए, देखिए भारत सरकार ने इनके संस्कृति के क्षेत्र में या फिर कला के क्षेत्र में जो इनके द्वारा जो अग्रणी योगदान दिया गया था, उनके कार्य को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें कलात्मकता जो थी और साथ ही में सौंदर्य का महत्व देखते हुए, इनको बहुमूल्य, अगर कहें जो कला निधि होती, उसके लिए इनको घोषित किया गया, कला निधि के रूप में घोषित किया गया। आपको मैं बता दूं, जो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है, अगर आपने भारतीय संविधान की अगर मूल प्रति देखी होगी, उसमें जो बाहरी जो डिजाइन बना है, जो मूल प्रति है, उसका अगर रूपांतरण या फोटोकॉपी आज हमें देखने को मिलती है, अगर आप मूल प्रति देखोगे, आपको जो हमारा संसद भवन है उसके बाहर जो बड़ा सा लाइब्रेरी है, वहाँ उसको सुरक्षित रखा गया है। तो उसका जो बाहरी पृष्ठ था वो नंदलाल बोस द्वारा ही बनाया गया था। डांडी मार्च था, इनके द्वारा बनाया गया। संताल कन्या थी, और सती का देह त्याग, जिस समय सती का देह त्याग वो था, जिस समय राजा जो कौन थे, प्रजापति, क्या थे उनका नाम, जो सती के पिताजी थे, दक्ष प्रजापति, ठीक है, दक्ष प्रजापति, जब सती का विवाह जो घटवासी भांग पीने वाला जो भंगोरा, अलग अलग नाम से जो विख्यात हैं, शिव जी के साथ जब विवाह हुआ, तो जो ये थे महाराज थे, मैंने कहा कौन से, दक्ष प्रजापति, जो उनके दामाद शिवजी हुआ करते थे। तो शिवजी को जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करा, तो सभी देवी देवताओं, अलग अलग सभी लोगों को बुलाया, अपने को यहाँ पर शिवजी को इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, बेटी को किसी के द्वारा निमंत्रण दिया गया, मगर शिवजी को उसमें निमंत्रण नहीं दिया। बड़ा बेटी को बड़ा गुस्सा आया कि भैया सभी तिलोकों को न्योता गया और मेरे पति को छोड़ दिया। तो बड़े ही रुष्ट होकर ये वहाँ गई, और जो प्रजापति की जो अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तो उस अग्निकुंड में उन्होंने अपना शरीर का देह त्याग कर दिया। जब वो देह त्याग कर दिया गया, तो जब उसको शिवजी को पता चलता, तो शिवजी तांडव करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। तो शिवजी ने उनके जो पार्थिव शरीर को अपने हाथ में जो रखा, इधर तीन लोकों में भटकते रहे। तो जो सती का जो देह त्याग है, तो इसका चित्र भी किसके द्वारा बना गया, नंदलाल बोस द्वारा बना। जो ये तमाम जो कृतियाँ हैं, ये इनके द्वारा विश्व प्रसिद्ध कृतियाँ है। मैं कहूँगा चित्रकारी और साथ ही कला के अध्ययन के अतिरिक्त है, अगर मैं कहूँ तो इनकी 3 पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंदलाल बोस द्वारा कौन सी 3 पुस्तकें लिखी गई हैं, तो 3 पुस्तकों के बारे में भी आपको स्मरण होना चाहिए। एक तो इनकी रूपावली पहली पुस्तक थी, दूसरी इनकी कला शिल्प थी, तीसरी जो थी इनकी शिल्प चक्र। ये क्या थी, 3 इनकी महत्वपूर्ण क्या थी, ये पुस्तकें इनके द्वारा लिखी। कभी पूछा जाता है बच्चों कि इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं, तो वो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं विश्वविख्यात ये पुस्तकें रहीं। जब हम बात करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं, तो नंदलाल बोस का अगर मैं जन्म की बात करूं, मैंने कहा जैसे आपको बताया था कि 3 दिसंबर 1882 को उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में के जो तारापुर एक ग्राम है, ये मध्यवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम अगर हम बात करें तो पूर्णचंद्र बोस इनका पिता का नाम था। उस समय वहाँ के जो महाराज थे, जो दरभंगा की रियासत में, वो इनके पिता उस समय मैनेजर हुआ करते थे। और जो इनकी माता थी छिमेन मोनी करके देवी, वे को क्या थी, गृहिणी के रूप में उनको हम जानते हैं। जब हम नंदलाल बोस की अगर बात करें, तो उनका बचपन में जो जिन खिलौनों के साथ खेलते थे, वो आपके अलग ही रूप में हुआ करते थे। उनके खिलौनों खेलने का तरीका अलग था।
तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो की बात करते हैं तो 3 दिसंबर 1983-82 कहीं पर दिया है। तो खड़गपुर के बिहार के यहाँ पर हुआ इनका जन्म। तो आपको पता है कि जो बॉस परिवार में इनका जन्म पूर्णचंद्र के घर में इनका जन्म हुआ, क्योंकि वहाँ जिस प्रकार से प्राकृतिक नौसंगी या कहें सौंदर्य की यहाँ पर गहरी छाप इन पर देखने को मिलती, इनके जो बालक थे इनके गहरे पर ये पड़ी। देखिए आपको एक चीज़ बता दूं, जब उनकी माँ थी, उनकी छिमेनमणि देवी रंगोली और गुड़िया बनाया करती थी और कपड़े पर भी काश्तकारी किया करती थी। तो वहाँ से उनको बड़े ध्यान से ये बचपन से देखा करते थे, और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वे पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं लेते थे और सर्वाधिक जो रुचि लिया करते थे वो चित्रकला में लेने लगे। जब कक्षा में अध्यापक उनको पढ़ाते थे तो वो कागज़ पर 24 घंटे चित्र बनाया करते थे, और उन्हें कला सिखाने वाला जो भी मिलता वो उसके साथ घंटों घंटों बैठ जाया करते थे, उनके साथ रम जाते थे। उन्होंने गुड़ियाँ बनाने वालों के साथ भी कलाएँ सीखी। एक बार एक पागल के 3 पैसे लेकर केवल कोयले और पानी से सड़क पर उनका चित्र बना दिया। देखिए कहते हैं एक बार का किस्सा है कि एक बार एक पागल ने 3 पैसे लेकर केवल कोयले और पानी से सड़क पर क्या बनाया, चित्र बना दिया। उन्होंने इसे सिखाकर शांति निकेतन, देखिए पानी में जब सड़क पर बना दिया चित्र तो उन्हें इसे सिखाकर क्या शांति निकेतन में इसका प्रयोग किया। जब ये विधि इनके शांति निकेतन में इनके द्वारा प्रयोग करेगी, 15 वर्ष की उम्र में जब वो कलकत्ता पढ़ने आए तो वहाँ पर फीस के लिए जो इनको धनराशि मिलती थी, जो धन मिलता था, वो महान चित्रकारों के जो चित्र हुआ करते थे वो उनको खरीद लिया करते थे। कई बार इसी कारण से वो फीस न भरने की वजह से, स्कूल बंक करने की वजह से क्या हुए, वे उत्तीर्ण हुए। और इससे क्या हुआ, उनके जो कला के प्रति उनका हमेशा कहते हैं कि जो झुकाव कभी भी कम नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि उनका विवाह 20 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ। उनके ससुर ने उनकी पढ़ाई की उचित व्यवस्था कराने के लिए, अगर कहें उस दौरान उन्हें यूरोप की चित्रकला का अध्ययन के लिए भेज दिया गया, उनको अध्ययन करने के लिए। और जो उन्होंने प्रसिद्ध जितने भी चित्रकार, मैंने आपसे कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर हो गया, उनको उन्होंने अपना गुरु बनाया। और रविंद्रनाथ टैगोर के ये छोटे भाई, जबकि जो राजकीय कला विद्यालय थे वहाँ के उप प्रधानाचार्य के रूप में ये थे। तो विद्यालय के जब प्रधानाचार्य जिस समय वो थे, ईवे हेवल्स की हम जब बात करते हैं, वो उस समय वहाँ के प्रधानाध्यापक के रूप में थे। इन दोनों ने क्या करा, भारतीय शैली के चित्र के रूप में अगर कहें, जो भारतीय शैली में जितने भी निपुण थे, तो उसी लिए कहीं ना कहीं इनको प्रेरित करा, जो चित्रों के लिए उनको प्रेरित करा। उन्होंने अपनी कल्पना थी उससे, जैसे भारतीय देवी होगी, देवताओं की, ये प्राचीन जो ऐतिहासिक जो घटनाएं होती थी उनके चित्र इन्होंने बनाए। बहुत से चित्र इनके प्रसिद्ध हुए। एक बार भगिनी निवेदिता वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के साथ उनके चित्र देखने आए, और उन्होंने नंदलाल बोस को अजंता की गुफाओं के शिल्प चित्र बनाने हेतु प्रोत्साहित किया। कभी क्वेश्चन क्या बनता है कि वह कौन सा शख्स था जिसने नंदलाल बोस को अजंता के चित्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया। तो वो कौन था, आपके वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु। ये उनके साथ जब चित्र देखने आए तो उन्होंने इसको प्रेरित करा, और उनका परिचय इन्होंने विवेकानंद हो गया, रामकृष्ण जैसे परमहंस जैसे बड़े बड़े लोगों से कराया। तो जब ये आगे चलकर देश के सबसे बड़े चित्रकार के रूप में मौलिक शैली के मान्यता, या कहें भारतीय मौलिक शैली के चित्रकार के रूप में इन्होंने मान्यता हासिल करी। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जब हुई तो पहली प्रदर्शनी में उन्हें 500 रुपये का नगद पुरस्कार मिला। सती के लिए उनको पुरस्कार दिया गया। उन्होंने, अगर हम बात करें इसका जो प्रयोग, देश भर के जो पैसा मिला था देश भर के भ्रमण में कर दिया। शांति निकेतन में कला विभाग का पदभार इन्होंने संभाला। और रविंद्रनाथ टैगोर की अनेक ऐसी रचनाएं थी, उन रचनाओं पर इन्होंने चित्र बनाए। आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में बहुत ढेर सारी ऐसी रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी, या कहें साहित्य, पद्य, गद्य, ये अलग अलग क्षेत्रों में माहिर थे। तो अलग अलग चीज़ें इनके द्वारा लिखी गई। आपको बता दो रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ इन्होंने देश की भ्रमण भी करा। मैंने आपको जैसे अभी बताया था आगे, तो अलग अलग तरीके से इन्होंने भ्रमण करा। गांधी जी के साथ इन्होंने तमाम चीज़ें करी। 16 अप्रैल 1966 को 68-63 वर्ष की अल्प आयु में इनकी निधन हो गया। तो आपको एक चीज़ बता दूं, तो इनको प्यार से इनके जो
शिष्य थे, इनको मास्टर मोसाई के रूप में भी ये विश्व विख्यात रहे। और कहीं ना कहीं जो ये 83 वर्ष के सुदृढ़ आयु में क्या हुआ, ये प्रकृति के अनुपम चितेर, प्रकृति के चित्रकार को चितेर कहते हैं, चितेरे को कहते हैं। तो ये महर्षि का क्या हो गया, देहांत हो गया, ये हमारे बीच से चले गए। तो कहीं ना कहीं इनकी जो शैली है चित्रकला की, तो कहीं ना कहीं वो ताउम्र जितने भी जो चित्रकार है, चाहे वो आने वाले हैं या इससे पहले जो जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इनको फॉलो किया, तो कहीं ना कहीं विश्व प्रसिद्ध ये चित्रकार रहे। तो इनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी विश्व विख्यात ये शैली रही। तो ये यहाँ पर हमारा जो टॉपिक समाप्त होता है। नंदलाल बोस।